units and measurements. सो यूनिट क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ रैंडमली सेलेक्टेड। अगर कोई 10 वैज्ञानिक मिल गए और उन्होंने मान लिया कि हम 1 kg को इतना मानेंगे, तो रैंडमली सेलेक्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, तो सब लोग कहेंगे हाँ हम इतना ही मानेंगे। किसी भी चीज़ को माना जा सकता है कि भाई 1 मीटर इतनी लेंथ होगी। लोगों ने कहा, पूछा सबसे मानते हो, तो सबने कहा हाँ हम मानते हैं। तो रैंडमली सेलेक्टेड, यूनानिमसली एक्सेप्टेड, सर्वसम्मति से जिसे स्वीकारा गया हो, और यदृच्छया जिसका चुनाव किया गया हो। सो अ फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, इट इज़, देखो यहाँ पर सब चीज़ लिखी, व्हाट इज़ यूनिट। सो इट इज़ अ सर्टन बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स। हम उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर मैं 4 kg पोटैटो कहता हूँ, आलू, तो आप ये कहते हो 4 टाइम्स ऑफ 1 kg। इसका और कोई मतलब नहीं है, 4 बार 1 किलो। तो वो हम उससे कंपेयर कर रहे हैं ना। सो मेजरमेंट ऑफ एनी, व्हाट डज इट मीन बाय यूनिट? सो इट इज़ मेजरमेंट ऑफ एनी, क्या कर रहा है बताइए? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स। सो measurement of any physical quantity involves। अब उससे कंपैरिजन करो, जैसे आपने पोटैटो किया, कंपैरिजन with a certain बेसिक है। What does it mean by basic? अब 1 kg एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सबके टच में हो। एक सब्जी वाला भी कह दे नहीं ये 1 किलो से कम लेके आए हो, और एक साइंटिस्ट भी कहता 1 टन बोलो, तो पता नहीं कितने 1 है कि 2 टन है, सब्जी में उठा तो पाओगे नहीं। तो एक नॉर्मल भी बोल देगा कि ये 1 किलो से कम है, और मीटर भी औरतें बता देंगी ये बहन जी आपकी साड़ी जो है 6 मीटर से कम की है, आप तो ठगा गए हो। तो आप समझो, वो मीटर, एक लेडी को भी पता है मीटर कितना है, वो जानती है कि 1 मीटर कितना होता है और 6 मीटर कितना होता है। 1 मीटर का कपड़ा लाओ ब्लाउज के लिए, तो उसे मालूम है 1 मीटर से कम लाया गया है, 1 मीटर ज़्यादा। सेकंड एक रिक्शे वाला बता देगा, टिक हो गई सेकंड। अब किसी से कह दो कि सेकंड ना बोल के आप किसी से कह दो नैनो सेकंड, तो उसे पता नहीं चलेगा। या उसको बोल दो मिलियन ईयर, तो उसे मालूम ही नहीं चलेगा क्या है। लेकिन ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बेसिक है, हर व्यक्ति समझ सके, इट इज़ अंडरस्टूड बाय लेमैन एज वेल एज लॉरेट। लेमैन का मतलब अनाड़ी, लॉरेट का मतलब खिलाड़ी। अनाड़ी और खिलाड़ी दोनों जिसे समझ सके, तो सभी समझते हैं। ये तो ऐसी यूनिट्स हैं, तो सब जिसे समझ सके। तो बेसिक हो गई। आर्बिट्रेरीली चूजन, जितना भी चुनाव कर लिया गया, किसको जो बताया, इसी को सेकंड माना जाए। सो आर्बिट्रेरीली चूजन, उसके लिए कोई साइंटिफिक नहीं है, बस चुन लिया गया है। लेकिन एक बार चुन लिया गया तो फिर उसे ही माना जाएगा। आर्बिट्रेरीली चूजन, रेंडमली चूजन इसका मतलब है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ऐसे नहीं चुनावी कर लिया गया हो, सबने उसे माना भी हो। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, सब लोग उसे मान लें तभी माना जाएगा, सारे साइंटिस्ट और फिर सारे मान लें। और रेफरेंस स्टैंडर्ड, सबको उसका रिफ़र भी करें। ऐसा नहीं कि चुनाव तो कर लिया लेकिन केजी आलू के लिए लोग कह रहे नहीं हमको ग्राम में दो, तो फिर वो रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना। केजी चुना गया, आप ग्राम में ले रहे हो, तो उसे रेफरेंस की तरह यूज़ भी करें। रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। जैसे कि कोई बोल दे भाई इतने डॉलर दो तो मैं इतने केजी सोना दूंगा, तो वो रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया। दो देश भी आपस में केजी में बात करें, ऐसा है। सो इट इज़ मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर। फॉर एग्जांपल 4 kg पोटैटो का क्या मतलब है? मीन्स 4 टाइम्स 1 kg पोटैटो, उतने टाइम्स यूनिट उसमें शामिल है पोटैटो। इसका मतलब क्या हुआ? दैट यूनिट इज इंक्लूडेड 4 टाइम्स इन द मास ऑफ पोटैटो। इट मीन्स
that unit is included 4 times in mass of potato. जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज़ है जिसे हम फील कर सकें, छू सकें या किसी न किसी तरीके से महसूस कर सकें. सो व्हाट डज इट मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी और फिजिक्स क्या होती है? दैट इज एनीथिंग विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस. फिजिक्स डील्स बाय ऑल दोज, ठीक है, थिंग्स विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, उसे फिजिक्स कहते हैं. भौतिकी, जो ये भौतिक जगत का मतलब है जो दृश्य है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं. ठीक है. सो एनीथिंग which is visible to us, which can be felt by our senses is dealt. The science behind, उसके पीछे भी कोई साइंस है कि भाई अभी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, आंधी आएगी. तो कोई ना कोई तो साइंस है जो बता देती है कि कब साइक्लोन आएगा, कब स्टॉर्म आएंगे, कब क्या आएगा. तो कुछ ना कुछ तो डीलिंग है. रेनबो कैसे बनता है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो उसके पीछे साइंस है कि नहीं. सो द साइंस विच डील्स, which deals with ठीक है, those things of nature which can be felt our senses, which can be felt by our senses. our सेंसेस, जो हमारे सेंसेस के द्वारा महसूस किया जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा हम महसूस कर सकें. सेंसेस इज कॉल्ड फिजिक्स. दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स. ठीक है. और इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और उसका क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है. किसी भी चीज़ के बारे में दो चीज़ें हैं. तो अब कोई भी चीज़ है, जैसे हम कहते हैं भाई किसी पत्ती का रंग हरा है तो क्लोरोफिल की वजह से. कोई क्या, कितना क्लोरोफिल है. अब कहते हैं हरा है तो क्लोरोफिल की है, ये क्वालिटेटिव है. हाँ, तो लेकिन कितना क्लोरोफिल है, तो बोलो 2 मिलीग्राम, ये क्वांटिटेटिव. जब क्वांटिटी पे चले जाएं तो क्वांटिटेटिव. और सिर्फ क्वालिटी, महक ऐसी है, स्मेल ऐसी है, कलर ऐसा है, छूने में गर्म है. अगर पूछें छूने में गर्म है तो क्वालिटेटिव. कितना गर्म है कोई पूछ ले तो क्वांटिटेटिव, 20 डिग्री सेल्सियस. समझ में आई बात कि नहीं. सो इट इज़ कॉल्ड फिजिक्स. एंड वो जो भी चीज़ है, एंड द क्वांटिटी इन्वॉल्व. सो एनी मैटर की क्या है बताइए, फिजिकल क्वांटिटी. सो दोज एस्पेक्ट ऑफ मैटर विच इन्वॉल्व्स इट्स मेजरमेंट्स. ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं नेचर में, प्रकृति में, जिन्हें मापा जा सकता है. सो दोज थिंग्स ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. सो दोज प्रॉपर्टीज of matter which can be measured. measured का मतलब है involves aspect of quantitative analysis, जिसमें उसकी एक होता है भारात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण, एक होता है गुणात्मक विश्लेषण. किसी के गुणों की जानकारी प्राप्त करना. रंग है, गंध है, स्वाद है, ऑर्डर है, स्मेल है, हॉट है, ये सब चीज़ हुई क्वालिटेटिव. सो इस इट क्या करता है बताइए, इन्वॉल्व्स. ये किसको इन्वॉल्व करता है, क्वांटिटेटिव विश्लेषण. ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करता है कि नहीं, एनालिसिस. सो इन्वॉल्व्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. जैसे फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, आप किस चीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी है, क्या मास को मीज़र कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो केजी में. क्या लेंथ को भी मीज़र कर सकते हो? वो चीज़ नेचर में उपस्थित हो जिसे मीज़र कर सकते हो. टाइम भी मीज़र कर सकते हो, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई. डेंसिटी को कर सकते हो,
हाँ कर सकते हो, एरिया को कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वॉल्यूम को कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज़, यहाँ तक कि आप वेलोसिटी को भी कर सकते हो, जो भी चीज़ मेजरेबल हो, एक्सीलरेशन को भी कर सकते हो, वो सब फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स को भी कर सकते हो क्या, किया जा सकता है। वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। हाँ उसने मुझे धक्का मारा तो पूछा जाएगा कितनी तेज मारा, तो फोर्स को मेजर किया जा सकता है कि नहीं। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सीलरेशन, ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर की जा सकती है, सो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। उसको किसी न किसी यूनिट में मेजर करेंगे, क्योंकि उस रेफरेंस स्टैंडर्ड से ही ना। सो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। अब जरा देखो, तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है और उन्हें कैसे मेजर करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट क्या हो गई, तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी और फिर उसकी कुछ यूनिट हो गई। सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी देखें, मास है। अब कुछ लोग मास को ग्राम में भी करते हैं, कुछ लोग मास को केजी में भी करते हैं, किलोग्राम, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये सब उसकी यूनिट है। अभी हम ऐसा यूनिट बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे किया जा सकता है। इसी तरीके से टाइम है, ज़्यादातर लोग इसे सेकंड में करते हैं, लेकिन कुछ लोग ईयर में भी कर सकते हैं। तो सेकंड इसकी यूनिट हो गई। लेंथ तो मीटर हो गई, मीटर इसकी यूनिट हो गई। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी तो एम्पियर में कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन कोई कहे इलेक्ट्रिक करंट को जरा ग्राम या किलोग्राम या मास में करो, तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ दूसरे में नहीं की जा सकती। तो इसे एम्पियर कर दिया। ऐसे ही और भी कई चीज़ें हैं, जैसे थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है। थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर, उसे किस में करेंगे, केल्विन, डिग्री सेल्सियस। सो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड इन केस ऑफ केल्विन या डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में कर देंगे। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब बहुत कोई भी चीज़ है केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम मोल में उसको मेज़र करते हैं। मोल में, मोल को भी ग्राम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बट 1 मोल 2 मोल तो हमें पता चलता है कि आवागाड्रो नंबर के बराबर जिसमें कोई चीज़ें हैं उसे 1 मोल कहा जाता है। तो केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अलग से लिया गया है सुविधा के लिए। अमाउंट ऑफ, अब उसे हम बताएंगे भी आपको इन सभी चीज़ों को। तो वो हो गया मोल में, ठीक है। सो मोल, उनके सबके सिंबल हैं। अगर मान लो मैं किलोग्राम कहूँ तो फिर उनके सिंबल होंगे, किलोग्राम के केजी होंगे, एस हो गया, इसके एम हो गया, एम्पियर का ए हो गया, केल्विन का कैपिटल के, और मोल का MOL, ऐसा हो गया। बल्कि स्मॉल में लिखा गया तो स्मॉल MOL हो गया, दैट इज़ MOL, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इसको मैं बताऊंगा कि इसमें से कितने ल्यूमेन लाइट आ रही है जिससे आपको दिख रहा है। एक होता है हीट आती है, ऐसे बल्ब होते हैं जो एनर्जी ज़्यादा खाते हैं, रोशनी कम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे LED बल्ब आते हैं, वो हमारे जो रॉड्स एंड कोन्स हैं ना रेटिना में, उसके लिए ससेप्टेबल हैं, एनर्जी कम लेंगे लेकिन रोशनी ज़्यादा देंगे, तो उसको कूल लाइट कहते हैं। तो ल्यूमिनस, जैसे सिस्का के LED बल्ब है, वो बेचा करता कहता है इसमें सबसे ज़्यादा ल्यूमेन है। आप एडवर्टीजमेंट देखो तो वो बताता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कि कितने ल्यूमेन है, जिससे हम किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए अभी हम देखेंगे कैंडेला, इसको भी डिफ़ाइन करेंगे। इन सबको डिफ़ाइन करना है, और इसकी यूनिट क्या है, CD। तो देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट है, उनके सिंबल है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के भी अपने सिंबल हैं। जैसे कि अगर मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये m है, लेट m1 मास है किसी का, उसका मास 2 kg है। इसी तरीके से लेंथ को मैं L से करूँगा, और इसी तरीके से टाइम को स्मॉल t से करूँगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक करंट को I से करंट को करते हैं, और टेम्परेचर को कैपिटल T से कर दूंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N
नंबर ऑफ मोल्स को एन करते हैं कि नहीं, 9th में किया था नंबर ऑफ मोल्स। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV कहते हैं, वो केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा, आप ही की बुक में है, केमिस्ट्री में जाके देख लेना ये सब नाम। अब देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट। लेकिन यूनिट कैसी हो, तो यूनिट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, कि मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए यूनिट में। तो अब हम देखें कि कई लोगों ने अलग अलग तरीके से यूनिट ली, और जैसे 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है, Yes, sir. और इसी तरीके से 1 पाउंड में 12 आउंस है। सब कुछ 12 के मल्टीपल में लिया इन्होंने, जो 1 पाउंड यानी 1 LB इज इक्वल्स टू 12 आउंस। अभी भी और ये जैसे कि 1 फुट कितना होता है? 1 फीट एक स्केल, फुट 1 फुट एक स्केल है, Yes, उसमें 12 इंच बने होते हैं, एक तरफ फुट सेंटी। और फीट एक ही होता है। हाँ, 1 फुट और 1 फीट एक ही है, फुट और फीट एक, ठीक है कि नहीं? Yes. तो फीट ही बोलते हैं। और जो भी इनके बारे में है ना, यहाँ पे देख लो, आपके पास सब लिखा हुआ है कि कितना क्या है, यहाँ सब लिखा है कि कितने में क्या मेजरमेंट है, दैट यू कैन सी ओवर हियर। ये सबकी वैल्यू दी है, तो आप यहाँ पर उसे मेजर कर सकते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 1 फीट FT है, ठीक है कि नहीं, 1 लाइट ईयर, ऐसे सब दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, नॉर्मल आदमी मल्टीप्लाई करता रह जाएगा, वो तो अच्छी बात नहीं ना। ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिट हैं, तो यूनिट कई हैं। एक CGS सिस्टम पर बेस्ड है। पहला क्या है? CGS। इसमें होता है कि सेंटीमीटर, और G से ग्राम और सेकंड। CGS सिस्टम जो भी है, ये केमिस्ट्री में अभी भी यूज़ होता है, क्योंकि मोल्स को किस में लिखा जाता है, ग्राम में ही लिखा जाता है, और सब कुछ सेंटीमीटर, तो केमिस्ट्री से यूज़ करती है। एक होता है ब्रिटिश सिस्टम, तो FPS, फुट पाउंड सिस्टम। जैसे हमने फुट पाउंड कहा, तो फुट हो गया या फीट हो गया, तो फुट तो पैर के लिए है, तो फीट लिखना चाहिए, फुट तो नहीं लिखना चाहिए। तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, फीट। तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, तो दैट इज़ पाउंड हो गया और सेकंड हो गया। ये किसका दिया हुआ सिस्टम है? ये पूरे विश्व में जो रॉयल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर था, उनका दिया हुआ है। तो अभी भी हमारे यहाँ भी इंच अभी भी चलता ही है। तो इस चीज़ को कहते हैं ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम, ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ। और एक है MKS, तो ये अर्लियर सिस्टम था। पहले ये माना जाता था कि 3 यूनिट्स हैं, तो मीटर और किलोग्राम एंड सेकंड। लेकिन बाद में देखा गया कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो इन तीनों में नहीं मेजर की। टेम्परेचर को किस में मेजर कर लोगे, कर तो नहीं पाओगे। तो एक फिर SI सिस्टम आया, जो कि 75 में आया, 1975 में, 71 में। तो सिस्टम इंटरनेशनल 2000 साइंटिस्ट की बैठक हुई फ्रांस, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सो सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसमें क्या चीज़ दी गई? 7, 1 2 3 4 5 6 7 बेस क्वांटिटी दी गई, ठीक है। 7 बेस यूनिट्स दी गई। क्वांटिटी लिख लो, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और बेस यूनिट्स हैं। तो 7 बेस क्वांटिटी होंगी तो 7 बेस यूनिट्स होंगी, कि जिन्हें एक दूसरे में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, किसी को भी दूसरे में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दी गई। सप्लीमेंट्री, यहाँ तो 3 बेस क्वांटिटी थी, तो यहाँ 7 बेस और 2 सप्लीमेंट्री दी गई। और इसके अलावा अदर जो थी वो डिराइव्ड क्वांटिटी थी, वो सब हम देखेंगे। जैसे डेंसिटी को किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो डिराइव्ड हुई, क्योंकि उसको मास और लेंथ दोनों में एक्सप्रेस किया गया। एरिया को भी मीटर का स्क्वायर, तो लेंथ की स्क्वायर यूनिट्स में किया। तो ऐसी कई यूनिट्स हैं जो आपस में इंटरमिंगल होकर आ जाती हैं, तो फिर वो डिराइव्ड क्वांटिटी में, जिन्हें मिला जुला के एक्सप्रेस किया जाए, जो प्योरली अपने में ही एक्सप्रेस हो सकें, तो उनको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी। तो ये तो मेन फंडामेंटल है, इन्हें किसी और में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और मिलियंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं।
ये चीज़ हम देखेंगे। तो आपने 4 तरीके के सिस्टम देख लिए कौन कौन से हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यूनिट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी एडहियर्ड इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग अ यूनिट्स। सो पॉइंट्स टू बी केप्ट in mind while selecting unit। तो क्या क्या पॉइंट रखने चाहिए कि यूनिट ऐसी होनी चाहिए, इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। कि पता चला अमेरिका में उसकी कुछ और वैल्यू है, वहाँ कुछ और, एक ही जैसी यूनिट होनी चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा कि अमेरिका मांगेगा 2 किलो सोना दो, फिर वहाँ और यहाँ का किलो अलग हो जाए तो नहीं होगी। टाइम और प्लेस के हिसाब से ये बदलनी नहीं चाहिए। इट शुड नॉट वेरी, होमोजीनियस होनी चाहिए, समय और इन सब के हिसाब से समांगी होनी चाहिए। इट शुड बी, ठीक है, सेम एट ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स, यही सारी बातें हैं, ठीक है। एंड शुड नॉट वेरी विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के बदलने पे भी ना बदले। एंड शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। वही न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, वो मून पे भी लागू होता है, अर्थ और सन के बीच में भी लागू होता है, और एक सेब गिर रहा उस पर भी लागू है, चाहे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ पे भी लागू होता है, 2 पार्टिकल के बीच में भी लागू है। तो आप देख सकते हैं किसी पे वेरी नहीं करता है, ना डायरेक्शन पे ना समय पे, और वो 100 साल पहले दे के आ गए हैं और आज भी वही लॉ, ये नहीं कि बदल गया हो। दूसरी चीज़, इट शुड बी डेसिमल बेस्ड। ये कैसे होना चाहिए? बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, कि आसानी से उसका इंटर कन्वर्जन किया जा सके। So it should be based on decimal system so that it can be easily interconverted, ठीक है, into other systems, other higher और lower units। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप 1 kg है, 1 kg में 1000 मीटर ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो मान लीजिए आप kg को बदल रहे हो, प्रीफिक्स सफिक्स लगाने में दिक्कत हो रही है, तो प्रीफिक्स सफिक्स ये चीज़ ज़्यादा ठीक है, और 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो बात बिगड़ जाएगी ना, उतना कहाँ कोई कर पाएगा। तो इसलिए यानी डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड होने का मतलब ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ऐसा ज़्यादा ठीक है, ये चीज़ है। ऐसे कुछ भी हो कि 1 क्विंटल इज़ 100 kg, तो हमारी जो भी है kg, ये सब प्रीफिक्स लगते हैं। kg है, kg 1 kg में इतने ग्राम, मीटर नहीं होगा, क्या होगा? 1 kg इज इक्वल्स टू दिस मच ग्राम हो जाएगा। तो हमने आसानी से बदल लिया, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज़ कि इट कैन बी प्रोक्योर्ड बाय ऑल द, जो भी स्टेक होल्डर जो एजेंसी हैं जो रखना चाहें, जैसे लेबोरेटरी वाले रखना चाहेंगे, भाई हमें कुछ एक रेप्लिका दे दो kg की, हम फिर पूरे भारत में उससे देखेंगे कि कौन फोर्जरी कर रहा है, कौन धोखाधड़ी कर रहा है। तो अगर रखना चाहे तो ऐसा ना हो कि ये ऐसी चीज़ हो कि नहीं फ्रांस का हम तो नहीं देंगे, वो उसको बता दे इतना इतना अमाउंट ले लो, बन जाएगा तुम्हारा केस, तो दे सकता है। सो इट कैन बी प्रोक्योर्ड, इट कैन बी प्रोक्योर्ड बाई ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, स्टेक होल्डर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर लैब हो सकती है, लेबोरेटरी, ठीक है, या क्या हो सकता है कि जो मौसम विभाग है, तो इस तरीके के मीटीरियोलॉजिकल सेक्शन है, जैसे यहाँ पे है नहीं, तो मौसम की जो भविष्यवाणी करते हैं, है कि नहीं, यहाँ बना हुआ है मौसम विभाग, हाँ। सो मीटीरियोलॉजिकल सेक्शन,
और लेबोरेटरी है, और भी कोई भी नेशनल एजेंसी भी है, नेशनल एजेंसी ऑफ मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स है, वो भी कर सके, तो वो सब इसको प्रोक्योर कर सकें। अब चौथी चीज़ है, इट शुड बी वेल अंडरस्टूड बाई लेमैन एंड लॉरेट, खिलाड़ी और अनाड़ी दोनों समझ सकें। इट शुड बी वेल अंडरस्टूड बाई लेमैन एंड लॉरेट, इस तरीके से। तो ये तो बात हो गई कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि यूनिट कैसी सेलेक्ट की जानी चाहिए और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होनी चाहिए। एक तो ये इसकी ज़रूरी प्रक्रिया है, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, नहीं तो दो देशों के बीच में व्यापार ही नहीं हो पाएगा। शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो ये तो बात हो गई कि सेलेक्टिंग यूनिट है। व्हाट आर पॉइंट्स केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग यूनिट, ये तो हुआ कि चुनाव कैसे करें। अब लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें। सो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while writing units। सो कभी भी अगर writing unit, so the number of times a unit is included in any physical quantity, so there should be one space gap between number and unit। तो पहला पॉइंट क्या है, there should be one space gap बिटवीन जो भी मैग्नीट्यूड है और यूनिट। मैग्नीट्यूड होगा ना जो नंबर होगा, तो बिटवीन मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मतलब क्या है कि अगर मैं 4 kg लिख दूं ऐसे और यहाँ पर 4 एक स्पेस दे के kg लिखूं, तो ये ज़्यादा ठीक है, ये गलत है, ये सही है। एक स्पेस का गैप होना चाहिए, 1 स्पेस का गैप दिया, यहाँ नहीं दिया स्पेस का गैप, तो ये ठीक है। तो 1 स्पेस गैप होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कही गई कि जो भी इफ़ द यूनिट इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है तो उसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, उसे स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे इस बात का हमने ध्यान दिया हुआ है कि कोई भी यूनिट, चाहे वो एक एम्पियर साइंटिस्ट हों या केल्विन साइंटिस्ट हों, उनमें हमने कैपिटल नाम नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट का नाम कॉपी में बड़े लेटर में लिखेंगे और रद्दी में भेज देंगे तो साइंटिस्ट का अपमान होता है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, द यूनिट्स विच आर बेस्ड या kept on name of scientist, kept on name of scientists, its first letter will be in lower case, its first letter will be in lower case। जैसे कि 4 तो न्यूटन लिखा जाएगा, एक ही स्पेस का गैप होगा, हमने ज़्यादा लिख लिया, चलो कोई बात नहीं, 43 लिख दो, तब एक गैप हो गया न्यूटन। और कोई ये कह दे कि 43 और न्यूटन लिख दे, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 2 एम्पियर ठीक है, और कोई 2 एम्पियर लिख दे तो ये गलत, ये सही। और एक और चीज़ कह सकती है, इफ़ इट इज़ रिटन इन सिंबल then it should be capital, if it is written in symbol then it is capital। जैसे 4 अब न्यूटन लिखा जाएगा, 330 या 300 केल्विन ऐसे लिखा जाएगा। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं तब यहाँ पर कैपिटल लिखा जाएगा, अब स्मॉल नहीं लिख सकते हो। जब सिंगल लेटर है 2 एम्पियर 17 जूल, ये तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन वैसे जूल लिखोगे
तो फिर 3 जूल 2 एम्पियर, ये सही स्मॉल से लिखा जाए ना। तीसरी बात कही गई है द प्रीफिक्सेस आर देयर शुड बी नो गैप बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट। देयर शुड बी नो गैप between prefix and unit। जैसे 40 mm मिलीमीटर, तो मिलीमीटर है तो ऐसे लिख दें, तो प्रीफिक्सेस है तो 40 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे प्रीफिक्स हैं जो 10 के ऊपर लगते हैं, जैसे आप मिली लगा लो, किसी में मीटर में भी मिली लगा सकते हो, सेकंड में भी लगा सकते हो, सो और केजी भी लगा सकते हो। तो किसी भी यूनिट पर आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। देखो क्या लगा सकते हो, डेसी लगा सकते हो, ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली और बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। सो लेट अस राइट व्हाट आर द थिंग्स विच कैन बी प्रीफिक्स्ड। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देख लें। देखो तो मान लीजिए डेसी का मतलब क्या है, क्या 10th, और 10th को क्या कहेंगे, क्या डेसी। और सेंटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का 100th पार्ट, क्या 100th। और मिली का मतलब क्या होता है, क्या 1000th पार्ट, उसको क्या कहेंगे, मिली। अब डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, फिर किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। अब देखो किसी में के लग गया तो किलो हो जाएगा, किलो का भी 1000 होता है के, तो किलो का मतलब 1000 टाइम्स, और ये 1000th तो पार्ट, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। ये 1000 टाइम्स है, 1000 टाइम्स। और हेक्टो क्या है, क्या 100 टाइम्स, 100 गुना 100 टाइम्स। और डेका यानी डीए, वो क्या है बताइए, दैट इज़ डेका। डेका में डीए लगेगा और डेसी में डी रहेगा, तो ये डेका क्या है, 10 टाइम्स। डेका इज 10 टाइम्स। टेप घर पर भूल गए, ठीक है। डेका बैग में है, तो डेका, इतनी बात हो गई ना, डेका समझ में आ गया आपको। फिर मैंने डेका लिख दिया, तो डेका नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, 10 टाइम्स, 10 गुना। और ये हुआ डेका, और ये हो गया डेका किलो और हेक्टो। यानी अगर मैं कहीं लिखूं कि 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब है 1000 मीटर। कभी भी किलो लग जाए तो 1000 गुना है, किलो लगाने का मतलब है 1000 गुना, 1000 मीटर। 1 किलो सेकंड का मतलब क्या है, 1000। किसी भी चीज़ में किलो लग सकता है, ये नहीं है। 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, तो भी क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। और कोई कह दे 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम का मतलब है 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, तो 1/1000। तो फर्क समझ में आ रहा है ना। मिली का मतलब कहते हैं कि सेंटी, सो 100वां हिस्सा सेंटी है। डेसी 10th पार्ट, नाम सही है। सो इतने ग्राम, कहीं पर ये लगाना हो 1 मिलीमीटर, तो क्या 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, ये चीज़ तो आप समझते ही हो, 10⁻³ होता है कि नहीं होता है। अच्छा, तो इसको, इसकी निमोनिक्स क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। ग्राम का मतलब है यहाँ पर लगेगा, ये चीज़ उसके ऊपर की है और ये चीज़ उसके नीचे की है। ग्राम लगेगा या मीटर लगाओ या लीटर में, तो कैसे याद रखेंगे कि किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम। और डेसी, सेंटी, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। वो ग्राम तो एक वर्ड याद रखने के लिए है, वरना ग्राम की जगह तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, लीटर, मीटर, कुछ भी करो। केल्विन भी कर सकते हो, किलो, केल्विन। ग्राम तो एक ग्राम के लिए, वजन के लिए दिया गया है। लेकिन जैसे मैं अगर आपसे कहूँ
कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, एक तो उल्टी बात है, 1 सेंटीमीटर तो 1/100 कर दो। तो जब सेंटी किसी में लगेगा तो 10⁻⁻² लगाना। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर मीन्स 10⁻⁻³ मीटर। तो इसको कहते हैं कि ये जो है प्रीफिक्स लगाया जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये डी है तो 10⁻⁻1 ये क्या हो गया 10, ये 10 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 10 का क्यूब, ये चीज़ हो गया। इसी तरीके से 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रो का मतलब है मिलियंथ, इसको क्या कहते हैं, और इसका सिंबल ये। अगर मैं कहूँ कि 1 माइक्रोमीटर, तब आप कैसे याद रखोगे, देखो 1 माइक्रोमीटर तो मिलियंथ कितना होता है 10 लाख, तो -6 मीटर नहीं हुआ, तो 10⁻⁻6 मीटर। और मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, 4 चीज़ें और हैं। मिलियन का मतलब समझे ना, तो मिलियन के बाद क्या आएगा बिलियन, तो बिलियन। तो अब जैसे बिलियंथ पार्ट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे 10⁻⁻9, उसको नैनो कहेंगे। क्या कहेंगे नैनो। तो नैनो है, अब मिलियंथ बिलियंथ है, नैनो है, इसे नैनो लिख लो, है ना। मिलियन, बिलियन, फिर क्या होता है ट्रिलियन, तो वो हो जाएगा अब 10⁻, फिर 3 का गैप, -12 हुआ कि नहीं, तो इसको कहेंगे पिको, ठीक है। और फिर इसके बाद 10⁻⁻15, तो इसको कहेंगे ऑटो, ट्रिलियन, और फिर क्या हो जाएगा जिलियन, सो पिको ऑटो। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें ऊपर भी जाना है, तो 10⁻6 को क्या कहेंगे, उसे भी तो कुछ कहना चाहिए, बोलो क्या कहेंगे, क्या उसे मेगा कहेंगे, मेगा कहेंगे, क्या कहेंगे मेगा, और उसे कैपिटल से लिखेंगे, अभी तक कोई कैपिटल से नहीं लिखा गया। तो अगर मिलियन पार्ट हो किसी का तब क्या कहेंगे 10 लाख गुना, तो 10⁻6। मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ मेगावाट की बिजली जनरेट हो रही है। बोला यूपी में अभी आज उद्घाटन हुआ, उन्होंने कहा मैं 100 मेगावाट बिजली जनरेट करूँगा, 70 मेगावाट। तो वो जो उन्होंने पावर स्टेशन बनाया, अगर उन्होंने 2 मेगावाट बिजली जनरेट की, तो क्या इसका मतलब है 2 × 10⁻6 वाट, क्योंकि 10⁻6 लग जाएगा जहाँ मेगा लग जाए। तो इसी तरीके से मेगा, और फिर उसके बाद 9 भी लगेगा, तो इट इज़ दैट इज़ गीजा, गीजार्ड्स, तो GIGA गीजा। तो मिलियन, अब ये बिलियन हुआ, बिलियंथ चल रहा था, जिलियन, तो देखो मैंने फिर गलती की, है ना, TH नहीं लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा बिलियन। तो इस तरीके से बिलियन में 10⁻9 हो जाएगा, और ऊपर चलो, सो 10⁻12, तो 10⁻12 का जो भी दैट इज़ G है, जेप्टो होगा ये, ठीक है। और गीज़ा और जेप्टो, ये केमिस्ट्री की बुक से देखना। तो भाई ये तो ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन है, लेकिन इसकी जो भी वर्ड्स, वो वर्ड है ना, वो केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएंगे। तो ये देख लेना इसका क्या सिंबल है, तो ये चीज़ देख लेना केमिस्ट्री की बुक में, और यहाँ पर क्या है। और इस चीज़ को भी, जिलियन को भी, इसको फेम्टो लिखो, उसमें फेम्टो लिखा होगा, तो इसमें एफ कर दो, फर्मी के नाम पे दिया गया है, तो इसमें स्मॉल एफ, और ये क्या लिखा होगा फेम्टो। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ देखो ये चैप्टर 1 केमिस्ट्री PDF क्लास 11th, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, यही है, अभी पता चल जाएगा। नाउ तो इसमें ये इसी में हम इसको देख लें, तो अब देखो 15 को क्या कहा है,
15 यहाँ है, 15 को फेम्टो कहा है, Yes. और बताओ 12 को क्या कहा है, टेरा। 12 को क्या बोला, ट्रिलियन को उन्होंने क्या बोला, Tera. टेरा लिख दें। एक्चुअली इन चीज़ों का हम लोग को इस्तेमाल नहीं पड़ता ना, यहाँ से कैपिटल होने लगा तो टेरा भी कैपिटल हो गया ना, Yes. टेरा पीटा, तो इट इज़ टेरा, कोई बात नहीं, तो इसे टेरा लिख दें ना। ये तो नंबर सिस्टम में मिलियन बिलियन ट्रिलियन जानते ही हैं, और उसको टेरा कह देंगे और पीटा बोल देंगे तो 10 टू द पावर 15 हो जाएगा। सो जिलियन को क्या कहेंगे, Peter. पीटा। इतनी बात हो गई तो मेगा टेरा पीटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? Yes. अच्छा, बट दिस इज़ नॉट द केस, ये हमारा केस नहीं है। हमको तो बताना था कि यहाँ पर इसके बीच में ये जो प्रीफिक्स हैं, तो ये सब क्या हैं, क्या ये प्रीफिक्स हैं? Yes. और इन प्रीफिक्सेस के लिए आपने क्या यूज़ किए, सिंबल यूज़ किए, डेका हेक्टो ये सब यूज़ किए कि नहीं? और ये सिंबल है, और इनके लिए क्या मल्टीपल यूज़ किए, इतना मल्टीपल लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल। तो जब भी ये किसी की चीज़ जगह हो और उसे बेस क्वांटिटी में बदलना तो इतना मल्टीपल लगा देना। मैं जैसे मेगा था, मेगा हटाया और बेस क्वांटिटी में बदला तो मल्टीपल नहीं लगा दिया, Yes. तो यही मल्टीपल लगा दें। अच्छा, तो देयर शुड बी नो गैप बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट, और प्रीफिक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, मल्टीपल। मल्टीपल तो नहीं लिखा जाएगा, मल्टीपल तो ये है ना, ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स और यूनिट में मल्टीपल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि मल्टीपल तो 10 है ना, उसका तो सवाल ही नहीं उठता लिखा जाए। ये तो ये प्रीफिक्स है, हटाएंगे तब मल्टीपल लगाएंगे नहीं। अच्छा, अब चौथी चीज़ क्या है कि while writing units there should not be used the stroke, stroke का इस्तेमाल नहीं करना। So stroke means. हाँ, while writing units, ठीक है, there should not be used any quotient, क्वोशेंट नहीं इस्तेमाल करो या स्ट्रोक। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मीटर पर सेकंड, तो ये गलत मान में लिया गया, इसे सही माना जाएगा। पूरी बुक में यही चीज़ चलेगी, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। छोटी क्लास में चला लिया तो चला लिया, अब नहीं चल पाएगा। स्ट्रोक नहीं चलेगा, यही चलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? इन्वर्स में लिखना है, तो ये बात आपको पता चल गई। और क्या है यूनिट के मामले में आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कि while writing unit in graph it should be enclosed in parenthesis। अगर नेक्स्ट बात क्या कही कि पांचवी बात, while writing units on graph it should be, अब जो इससे रिलेटेड हो ना आगे के या वीडियो, वो सब आप देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा अपडेट रहेंगे और हमें भी पास बोलोगे सर ये पढ़ लिया, आगे बढ़ो, तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, है ना? फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए, फिर इसके बाद भी आप इसका देख लीजिएगा। सो इट शुड बी एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अभी केमिस्ट्री में हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन पहले कराएंगे, तब हम सेकंड पे आएंगे। आप सेकंड तब तक पढ़ते रहो, क्योंकि अभी उसका मुझे सेकंड कराना है, फिर वो लड़की छूट जाएगी, फिर हम पूरी तरीके से आपके हो जाएंगे। तो अभी सेकंड चैप्टर तक वो हमारे साथ। इतनी बात समझ में आई कि पैरेंथेसिस में ये, और अभी कल से यही टाइम रहेगा आपका 5:45, अभी आना है 18 तक, लोगों का हाफ डे है, 18 तक का इसी टाइम पे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कहा लेंथ, तो लेंथ लिखने में आपको यहाँ मीटर लिखना है, वो भी ब्रैकेट में। ऐसे होता नहीं है कि मान लो लेंथ और डेंसिटी के बीच में बनाना है, या वेलोसिटी या कुछ भी है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखना है, वो ब्रैकेट में। तो पैरेंथेसिस का मतलब क्या है? स्मॉल ब्रैकेट। पैरेंथेसिस का क्या मतलब होता है? स्मॉल ब्रैकेट। भाई ये तीन चीज़ें आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, और ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दैट इज ब्रेसेस, और इसको क्या कहते हैं? ब्रैकेट।
वैसे ही से स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं इस कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है कि नहीं, जो कि सेट में इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों ने यूनिट के बारे में देख लिया ना कि ग्राफ बनाओ या कुछ भी करो तो ये चीज़ करनी है। अब आगे देखो, इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ ली, क्या क्या होना चाहिए ये सब पढ़ लिया, Yes. एब्रीविएटेड फॉर्म। अब आगे बढ़ो, व्हाट डज इट मीन बाय बेस फिजिकल क्वांटिटीज? सो दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ओके, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर एक मिनट, डेफिनेशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो that can not be defined in terms of other quantity, उसको डिफाइन ना कर सको। क्या मास को टाइम के टर्म से डिफाइन कर लोगे? बताओ, No, sir. कर ही नहीं पाओगे। मास को कैसे? Mass So, changes करना होगा। हाँ, तो मतलब उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते हो कि 100 सेकंड में बराबर एक मास होता है, ऐसा कर भी नहीं सकते हो। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, डेंसिटी को तो कर लोगे कि दैट इज मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहाँ मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। तो डेंसिटी को आपने दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन कर लिया कि नहीं? Yes, sir. डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए आपने किसका किसका सहारा लिया? मास का सहारा लिया, वॉल्यूम का सहारा लिया। और वॉल्यूम में खुद में 3 टाइम्स लेंथ इंक्लूडेड है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो डेंसिटी के लिए आपने दूसरी क्वांटिटी का सहारा ले लिया और चल भी गया, लेकिन मास को नहीं कर पाओगे, टाइम में नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मास को तो बोलना पड़ेगा कि वहाँ एक रेप्लिका रखी है, वही वो चीज़ जो भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन इट। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड in terms of other physical quantity, उसे बेस क्वांटिटी कहेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, और इनकी मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, ग्राम छोड़ दो तो यही सब किसकी वो यूनिट हो गई, है कि नहीं? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी और 7 बेस यूनिट। सो देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज along with 7 बेस यूनिट। अब आगे की बात करें, बेस फिजिकल क्वांटिटी हमने देख लिया, और आगे बढ़ते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दें। मीटर क्या है? तो मीटर के बारे में देखो 1 मीटर, पहली बात लेंथ को मीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये ज़रा सोचो कि लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। Yes, sir. अच्छा, 3 एग्जैक्टली ना होकर के ये कितनी है? इतने चलती है 1 सेकंड में। Approximately. सो 299, ठीक है, और 792 और 458 इतने मीटर चलती है। सो इतने मीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय लाइट, और कितने सेकंड में चलती है? इन 1 सेकंड। तो अगर वो डिस्टेंस जो कि वो 1/this सेकंड में चले तो वो 1 मीटर हुई। तो 1 मीटर डिस्टेंस वो कितने सेकंड में चलेगी बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतने मीटर इतने में चली, तो 1 मीटर कितने में चलेगी? डिवाइड कर दो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792 और 458 सेकेंड। तो अब कैसे बोलोगे? द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन दिस मच सेकेंड इज 1 मीटर। लास्ट में इसे बोलो, वह दूरी जो इतने सेकंड में प्रकाश के द्वारा
निर्वात में चली जाए, वैक्यूम में चली जाए, तो उसे क्या कहोगे? दैट इज, समझ में आई बात कि नहीं? Yes. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन, बिल्कुल वही चीज लिखी है, इन 1/299,792 और 458 सेकेंड बाई लाइट इन वैक्यूम इज 1 मीटर। 1 मीटर समझ में आ गया? Yes, sir. अब मास देखो, मास के लिए एक प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय रखा है, और वो कहाँ रखा है? फ्रांस में, पेरिस में। तो उसको कांच के शीशे में वैक्यूम में रखा गया कि कभी ऑक्सीडाइज ना हो जाए, क्योंकि जैसे लोहे में जंग लगती तो उसका वजन बढ़ जाता है ना, Yes, sir. तो इसको बिल्कुल ऐसा रखा गया है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो। वैसे तो एलॉय है, एलॉय खुद ही इनर्ट होता है, तो ये प्लेटिनम इरिडियम का है। सो प्लेटिनम इरिडियम दोनों बढ़िया मेटल है, इरिडियम और एलॉय। सो दैट इज़ द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब एक सिमुलेटर, एक रेप्लिका वहाँ रखी है फ्रांस में, जिसको चाहिए वहाँ उससे मीजर करे और ले आए, उतने वजन की कोई चीज़ रखे। सो दैट इज, इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रतिकृति, प्रोटोटाइप का मतलब रेप्लिका, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, ठीक है, जो प्लेटिनम इरिडियम की एलॉय का एक सिलेंडर रखा है, केप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट पेरिस, फ्रांस। सेवरस, सेवरस भी और भी जगह है, पेरिस बहुत बड़ा है तो वहाँ भी सेवरस में रखा गया। दैट इज केप्ट इन सेवरस, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। वो कितना है? क्या वो वो जो मास है उसको क्या कहेंगे? क्या वो 1 kg है? 1 किलोग्राम है, तो वो किसकी डेफिनेशन हुई? 1 किलोग्राम। जो मास वहाँ रखा है उसे क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम है कि नहीं? सो के स्मॉल लिखना है, किलोग्राम। मेगा से ही सब चीज़ें बड़ी होती हैं, मेगा से पहले कोई बड़ी नहीं होती ना, बताया था आपको, मेगा से ऊपर चलने पर। इज़ 1 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरी चीज़ कि सेकंड क्या है, कि नाउ लेट अस डिफाइन सेकंड। सेकंड इज, जब आप यहाँ से गए थे तो स्कूल पहुँचने में कितना जल्दी पहुँच गए थे? बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुँचे थे, वही टाइम था क्या? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर 6 बजे ही आओ कल भी सुबह, Yes, sir. है ना? तो 1 सेकंड क्या होता है? जरा सोचो, ये सीजियम है, तो अभी वहाँ देखो ली, ना, के, रब, सी एस पर है पहली लाइन, Yes, sir. LINAKRB और CS है, सीजियम। Yes, sir. पहली लाइन में CS लिखा है, तो जो सीजियम है ये 87 होता है। तो Sir, इसका नंबर हाँ, मतलब इसमें इतने प्रोटॉन हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो सबसे ऊपर वाले लेवल का प्रोटॉन है, सीजियम इलेक्ट्रॉन, वो ऐसा नहीं है कि शेल के अंदर सिर्फ वही सेल है। आपने कभी सुना होगा इसके अंदर SPDF भी होते होंगे, कुछ ना कुछ सबशेल्स होते हैं, तो वो उसके क्या होते हैं? हाइपर फाइन लेवल्स हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है? कि ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपर फाइन लेवल्स। तो वो इलेक्ट्रॉन बार बार ऊपर नीचे होता रहता है इनमें, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी का अंतर है, वहाँ आ जा सकता है। सिर्फ हल्के फुल्के लाइट के एनर्जी के डेविएशन से ही आ जा सकता है। लेकिन जानते हो वो 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर आता जाता है? कमाल की बात है, 1 सेकंड में ही इतनी बार SPDF में उछल कूद कर लेता है। सो द टाइम ड्यूरेशन इन विच दिस मच टाइम्स ऑफ रेडिएशन, जब नीचे आएगा तो एक फोटोन छिटक के निकाल देगा, उतने रेडिएशंस भी तो निकालेगा। नीचे आने पे फोटोन निकालता है, ऊपर जाने फोटोन लेगा। फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का पैकेट लेगा तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे आएगा तो फोटोन निकाल भी देगा। ऐसा करेगा कि नहीं? Yes, sir. तो 1 सेकंड क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ दिस मच पीरियड ऑफ रेडिएशन, इतने रेडिएशंस निकाल लिया, इतनी बार ऑसिलेशन कर ले, एक ही बात है।
करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स, यहीं पर दो उछल कूद कर ले, ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम, क्योंकि जो सीजियम है तो सीजियम में ये 87 है और ये 133 है, ठीक है। जैसे एक बार देख लें, ली ना के रब सी एस फर, तो लिथियम से सोडियम गए तो 3 से 11 8 बढ़ा दो, और फिर यहाँ से गए तो फिर 2 बार 8 बढ़ाया जाता है तो 19, 2 बार 8 बढ़ाओ, 2 बार 18 बढ़ाओ, तो 18 बढ़ाया तो 37, और फिर 18 बढ़ाओ तो 18 और बढ़ाया तो कितना आया बताओ, 8 7 7 2 14 15 और 55, तो ये 55 है ना। और फिर एक बार 32 बढ़ा दो, ये रूल है सभी का। तो फर में फिर अब 32 बढ़ा दो, 2 बार 8, 2 बार 18 और एक बार 32, और भी नीचे हो कोई तो फिर से 32 बढ़ा दो, तो अब ये 87 ये है फ्रांशियल, तो ये कितना हुआ बताओ 55, ठीक है कि नहीं। Yes. बाकी फिर न्यूट्रॉन सर ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब क्या लिखते हैं 1 सेकेंड में, द सेकेंड इज ड्यूरेशन, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192 631 और 770 पीरियड ऑफ रेडिएशन, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन, करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन between two hyperfine levels, between two hyperfine levels of ground state of C133, हमेशा मास नंबर के नाम से जाना जाता है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, सभी आइसोटोप में एक रहेगा। ये 56 होने पर तो कुछ और बन जाएगा, बेरियम बन जाएगा 56 होने पर, और न्यूट्रॉन बदलते रहे तो कुछ नहीं होता है। सो इसमें जितनी बार ऑसिलेशन जितने समय में होता है उसे 1 सेकंड कहते हैं, कि इतने ऑसिलेशन जितने समय में हों उस अवधि को 1 सेकंड कहा जाता है। सीजियम में हाइपरफाइन लेवल के बीच में अगर इतने दोलन हों जितने समय में, उस अवधि को 1 सेकंड कहा जाता है। सर ये क्या वो सीजियम में होता है कि बाकी एलिमेंट्स में? नहीं, सीजियम के केस में इतने जो भी ऑसिलेशंस हैं वो 1 सेकंड में हो जाते हैं, और सीजियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर सीजियम इतना रिएक्टिव है सो आप देख लें कि इट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग। तो देख लो, What happens when cesium is put in water? देख लो आप, ऐसा इससे ज़्यादा भला क्या होगा कि सीजियम पानी में डाला जाए तो बम से भी ज़्यादा तेज है। सो लेट अस सी, समझ के पढ़ते हैं तो इनका दिल लग जाता है। बायजूस डाउनलोड नाउ। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस कि सीजियम है, ये सीजियम है, कितना शाइनिंग है, और अगर मैं इसे पानी में डालूं तो कहीं पर भी, लेट अस ब्रेक द, ये एम्प्यूल है, एम्प्यूल को तोड़ दें, तोड़ दिया उसको, ये था ग्लास से, कुछ नहीं हुआ, सीजियम था। सीजियम की तो घड़ी भी पहनते हैं ना, उसमें सीजियम रहते हैं, कुछ नहीं हुआ था। अब देखो, चलिए वो तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं। लेट अस सी कि वाटर में क्या होता है। इट इज नॉट दैट मच, वाटर में भी देखेंगे तो ये है, ये है। तो अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसमें इसको ले जा रहे हैं पानी में डालने के लिए सीजियम। तो सीजियम को ये कहीं ना कहीं, ठीक है, ये सीजियम है, ले गए और इसको वाटर में डाल देंगे।
ये तो अब वो कुछ करेंगे, हल्का फुल्का ब्लास्ट करेंगे जिससे रैपर हट जाए, बस एक रैपर से उसे कवर कर रखा है, कुछ किया होगा। वो पता नहीं क्या किया है, सो दैट अभी ये वाटर के कांटेक्ट में आया नहीं है, तो कुछ ना कुछ करेंगे और फिर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इनिशिएट, सो स्टिल इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये सही नहीं दिखाया। नाउ लेट अस सी, ये ठीक नहीं था। देखो रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद वाटर, अब मैं पूरा इसका बता रहा हूँ लिक्वा सरकाना। अगर मान लो ये सारे हों तब क्या हो, तब फिर आपको क्रम से समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आया। ये देखो सबसे पहले क्या है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, लिथियम। तो लिथियम देखो, हाइड्रोजन एल्कली मेटल में नहीं आता है। जो LiOH, जो OH रिलीज करेंगे उन्हें एल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। जो OH, अभी आपने देखा ना लिथियम का क्या क्या देखा कि लिथियम डाला, क्या आग निकल गई। पहली लाइन एल्कली मेटल की है और दूसरी जो बेमक का असर आ रहा है वो एल्कली अर्थ मेटल है। लिथियम डाला है, अभी आग निकली, पानी में डालते ही चाकू से कट भी हो जाएगा, सॉफ्ट है। सोडियम भी चाकू से रबर की तरह काट लो। तो इसमें सोडियम मेटल देखो, छोटा सा रबर जैसा टुकड़ा, दबाओगे दब भी जाएगा, तो ये रख दिया। लेकिन ये भी एक्सप्लोसिव है, उससे ज़्यादा एक्सप्लोसिव है लिथियम से। अभी आप देखेंगे तो ये ज़्यादा ही है कुछ, उसमें तो रेगुलर आग निकल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कांटेक्ट में आएगा आप देखें ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ। तो लिथियम से ज़्यादा कौन, लीना के रब CS पर, अब के आएगा। तो जस्ट और आगे देखिए कि नाउ व्हाट इज़ अबाउट, ये एक छोटा सा चंक डाला पानी में, सोडियम का ही है, तो कितनी तेज़ी से एक्सप्लोड किया। अब अगर सोडियम का बहुत बड़ा चंक हम पानी में डाल दें, नदी में डाल दें, तो क्या हो जरा देखो। सो अगर रिवर में डाल दें तो कुछ खास तो हुआ नहीं, काफ़ी कुछ हो गया। तो आप सोडियम थे, हाँ, तो सोडियम के डालने से काफ़ी कुछ हुआ कि नहीं। सो यू हैव सीन कि सोडियम ने देखो कितना वो कर दिया। अब पोटेशियम उससे खतरनाक है, जरा पोटेशियम देखो कितनी डालते ही भाग रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, और विगर है, रिएक्शन में तेज़ी है कि नहीं। रुबीडियम उससे खतरनाक है, अभी सीजियम तक तो पहुँचे ही नहीं है। तो रुबीडियम डाला, अगर बड़ा रुबीडियम का चंक है तो क्या कर सकता है, तो यहाँ पर अगर डालेंगे तो आसपास एम्बुलेंस और वो सब पूरा वो हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सीजियम पे आ जाए, हम सीजियम पर हैं, सीजियम का एक टुकड़ा डालेंगे तो ये तो बीकर ही तोड़ दिया इसने। और लार्ज अगर डाल दें तो क्या हो, तो सब आसपास का उखड़ गया, हो गया कि नहीं। और अगर मान लो सीजियम के आगे अब फ्रांसियम पे आओ, तो फ्रांसियम फाइनली फ्रांसियम क्या करेगा, तो जितने नीचे बढ़ेंगे उतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। बहुत थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी हम प्रोक्योर कर पाएँ, लेकिन अगर ज़्यादा होती तो क्या होगा। सर इसको लेबर में यूज़ नहीं करते, नहीं, ये बहुत ही वो है, और बहुत हाई, ये शिप है और ये शिप के पीछे है, आप देख रहे हैं, ये बम से भी खतरनाक है। सिर्फ मेटल डाल दो अगर पानी में, बड़े से बड़े शिप को उड़ा दे, कितना छोटा शिप लग रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई। बट दिस इज़ नॉट अवर इशू, हमें आपको सीजियम को बताना था कि ये डेंजरस तो है कि नहीं। अब देखो, तो इसलिए जो चीज़ सीजियम में होती है वो सब में नहीं होगी। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा जो सीजियम में होता है क्या औरों में होगा क्या, वो बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो आग लगा देते हैं पानी में, तो हाईली रिएक्टिव में ही हो सकती है। इतना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन जाने के लिए आतुर हैं। नाउ लेट अस सी कि फर्दर, अब आगे देखो कि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 1 सेकेंड क्या होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, यानी 1 एम्पियर क्या होता है। लेट अस सी व्हाट इज़ 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर देखो,
1 एम्पियर में जब कभी भी ये 2 वायर हैं और इन 2 वायर में करंट फ्लो करे, तो कभी भी अगर 2 वायर में करंट फ्लो करती है तो वो वायर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्या आपको मालूम है? मैग्नेटिक फोर्स, एक करंट जाएगी तो उसके चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, Yes, sir, ठीक। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा कोई करंट कैरिंग वायर रखा हो, भाई इसकी फील्ड है चारों तरफ सर्कुलर, और उसकी Attract तो हो जाएगा। उससे इसमें अट्रैक्शन होगा, इसमें दोनों में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर रखा तो वो अट्रैक्ट होगा, और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर और वो वायर रखा, तो ये दोनों धीरे धीरे इनका ऐसा शेप हो जाएगा अट्रैक्ट होकर, तो इनके बीच फोर्स लगेगा तो मुड़ जाएंगे ऐसे। और अगर उल्टी करंट फ्लो कर रही हो तो रिपेल हो जाएंगे। उल्टी करंट हो तो ऐसे, और अगर मान लो सेम डायरेक्शन में तो ऐसे, और रिवर्स करंट तो रिपेल। ठीक है कि नहीं? अब देखो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स कितना होता है। अगर इनमें बहने वाली करंट I1 और I2 है तो इस फोर्स की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7 I1 I2 और इनके बीच की डिस्टेंस R। ये एम्पियर्स लॉ, एम्पियर ने बताया था, इसीलिए इनके नाम पे 1 एम्पियर का नाम पड़ा है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। अगर R डिस्टेंस पे पैरेलल रखे हों, अब देखो हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो अगर आप देखो कि इसे 1 कर दो, इसे 1 कर दो और इसे 1 कर दो, तो फोर्स कितना रह जाएगा? इतने न्यूटन रह जाएगा ना, यही तो रह जाएगा। और ये जो फोर्स लगता है ये पर यूनिट लेंथ लगता है। इसकी लेंथ अगर L है तो ज़्यादा लेंथ रखोगे तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो इसलिए लेंथ बहुत बढ़ा दोगे तो बहुत, हर लेंथ पे फोर्स लग रहा है तो बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। तो पर यूनिट जो लेंथ है उसका ही फार्मूला है। सो अगर देखो इफ़ I1 इज इक्वल्स टू I2 और दोनों को 1 एम्पियर ले लिया जाए और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया जाए और इसको वैक्यूम में रखा जाए, ठीक है? सो इफ इट इज केप्ट इन वैक्यूम, सो ये सब कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा पर यूनिट लेंथ? क्या 2 × 10⁻⁻7 × 1 × 1/1, तो क्या वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाएगा? बोलो। Yes, sir। और पर मीटर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पर मीटर है। सो अब हम उल्टी बात करेंगे। इफ़ 2 wires kept parallel to each other in vacuum at unit distance experience a force per unit length is equals to this, then the current flowing in both is 1 ampere। है वही बात की, लेकिन सबसे लास्ट में बोलेंगे। जैसे 1 मीटर नहीं बोला था कि इतने समय में जो दूरी चली जाती है वो 1 मीटर है। तो यदि 2 वायर्स जिनमें इक्वल करंट फ्लो कर रही हो, इफ इक्वल करंट इज फ्लोइंग इन 2 वायर्स, ठीक है, kept at unit distance in vacuum, experience a force per unit length is this। अगर इतना फोर्स महसूस करते हैं तो उन दोनों में बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। है बात कि नहीं? सो इफ 2 current carrying wires kept parallel to each other in vacuum, ठीक है, और फिर कैसा? सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस या केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस? एक्सपीरियंस अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर देख लो अपोजिट करंट है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और सेम है तो वो हम लिख नहीं रहे, बस एक्सपीरियंस ए फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इनके बीच स्पेस नहीं होगा। देन द करंट फ्लोइंग इन ईच वायर, देन द करंट फ्लोइंग इन ईच वायर इज कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये एम्पियर्स लॉ।
तो उन्हीं के नाम पे नाम रख दिया गया 1 एम्पियर। अब जरा बात देखो, केल्विन क्या चीज़ होती है? तो केल्विन 1 केल्विन, जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा तो छोटे से, क्या ऐसा सोच सकते हो आप कि कभी ऐसा होगा कि सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर एक साथ हो एक ही टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर को क्या कहोगे? मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस भी। यानी जब मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। हाँ बोलो। वो तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस। वही मेल्टिंग पॉइंट है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही नाम है। या फिर उसे फ्यूज़न पॉइंट भी बोल सकते हो, फ्यूज़ होना, फ्रीज भी होती है उसी पे बर्फ़ भी बनती है, उसी पे मेल्ट भी करती है। वही 0 ही डिग्री तो है, जिसके उधर फ्रीज हो गई, इसके इधर मेल्ट हो गई, मेल्ट हुई तो कह दो फ्यूज़ हो गई। भाई बल्ब फ्यूज़ हुआ, इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर का फिलामेंट मेल्ट ही तो हुआ है। आप कहते हो बल्ब फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ होने का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। तो किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब एक ही चीज़ है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि उस समय जो वो हीट लेता है वो हीट किस में यूटिलाइज हो रही है? क्या उसके पार्टिकल के बीच के सेपरेशन के लिए? वो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं यूज़ हो रही है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है ऑसिलेशन बढ़ना। जितना तेज़ ऑसिलेशन होगा, गर्म चीज़ को टच करोगे हाथ हिल जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑसिलेशन बहुत तेज़ है। वो आपके हाथ में ठक से मारेंगे तो ब्रेन तक जाएगा, बड़ी गर्म चीज़। ऑसिलेशन बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ऑसिलेशन धीरे धीरे तो टेम्परेचर कम, ऑसिलेशन ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा। तो कहने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट क्या है? क्या उस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड एक साथ हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अपने थर्मस में पानी भर लो तो वो 0 डिग्री का ही है, जबकि उसमें बर्फ़ और पानी दोनों है, बर्फ़ भी डाल लो। लेकिन एक ऐसा और भी टेम्परेचर है जो बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट भी वो कौन सा है? दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी भी होता है, जब स्टीम बनती है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस की है। लेकिन क्या ऐसा आपके मन में आता है कि जो ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर कैन को एग्जिस्ट, ऐसा भी हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता? वो 0 डिग्री, वो 100 से हैं। सर तीनों टाइप के मैटर कैसे होंगे? तीनों टाइप का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और वेपर। क्या तीनों स्टेट एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो कर सकती हैं। उस चीज़ को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। उस चीज़ को क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। अगर मान लो आप प्रेशर कम करना शुरू कर दो, तो प्रेशर अगर लगा है तो ठीक है, लेकिन प्रेशर इतना रिड्यूस कर दो तो सॉलिड वेपराइज भी होने लगेगा, स्टीम भी बन जाएगा। वो जो आइस है ना, वो वेपर भी बनने लगेगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि जो हमारे ऊपर 500 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से जो आपके सर पे दबाव पड़ रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर। 500 किलोमीटर बहुत होता है, और उतने ऊपर तक की एयर का कॉलम है। आपने मैन इन मार्स पिक्चर देखी है? मैन इन मार्स में क्या है कि हम वैक्यूम में जब जाते हैं, एक एस्ट्रोनॉट वैक्यूम में गया, उसको गर्मी लग रही तो सूट उतारा, तो बाहर अब प्रेशर नहीं, वहाँ तो एटमॉस्फेयर नहीं था, और उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भरा था, पूरा शरीर चिथड़े चिथड़े ब्लास्ट हो गया, आँख ऐसे निकल आई। तो हमारी बॉडी बम है अगर हम चले जाएं बाहर। हाँ, अगर आप प्रेशर्ड सूट ना पहने और जरा सा कहीं फट गया तो मरे, इतनी हालत खराब। तो आप समझ में आ गया ना, हम एक तरीके से प्रेशर बॉम्ब के अंदर बैठे। वही प्रेशर हमारे अंदर भी तो फील नहीं होता, लेकिन बाहर जाने पे पता चल जाता है कि क्या है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए 1 केल्विन क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है, हमेशा हर एक चीज़ के, हर चीज़ में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म होती है, हर मटेरियल में, हर मेटल में। तो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके आगे बढ़ने पर तीनों स्टेट हैं, यानी बहुत आगे बढ़ जाएं। जैसे ये चीज़ प्रेशर है, तो प्रेशर, एक तरफ प्रेशर ले लो और एक तरफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या चीज़ होती है भाई? टेम्परेचर कोई चीज़ बढ़ाओगे तो लिक्विड होगा, और प्रेशर कम कर दो तो वो प्रेशर घटा दो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसी को कहा है। लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी और प्रेशर कम कर दो। मेरा कहने का मतलब है 0.00015 ATM, कितना कम कर दिया। और इसी तरीके से उस पॉइंट पर ये जो टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है तो 0.1 केल्विन एक ये टेम्परेचर। इतना केल्विन टेम्परेचर, इतना प्रेशर रखोगे तो वो हमारी कंडीशन है कि उस समय तीनों स्टेट आपको मिल जाएगी। तो एक स्टेट क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी, एक हो जाएगी वाटर हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी? सॉलिड। तीनों स्टेट हो जाएंगी। तो वो पॉइंट कौन सा होता है?
द टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट। या तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो केमिस्ट्री में होगा। केमिस्ट्री की बुक में है, केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट में है, केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में। सो द स्टेट, अभी केल्विन की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। द टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एट विच ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। द टेम्परेचर एंड pressure condition at which all the three state of matter coexist is called, उसे क्या कहेंगे? ट्रिपल पॉइंट। वो तो ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा ना। सो ट्रिपल पॉइंट हो गया। सो अब ट्रिपल पॉइंट कहाँ पे होता है? यानी कि अगर हम देखें तो ये जैसे कि हमने कह दिया कि 1 केल्विन, ये आपको मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होता है? या आप ये समझ लो कि केल्विन क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू जितने डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तब जोड़ो। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस छोड़ो इतना, तो अब आपका माथा यहाँ ठनक गया कि 15 बोल रहे हैं, यहाँ 16 लिखा है। ये एनॉमली कैसे? क्योंकि 9th में हमने पढ़ा है तो वहाँ 15 था, 9th की बुक में है 15 और यहाँ 16 ले रहा है। वो तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ट्रिपल पॉइंट कितना है? 0.01 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा बताओ? 0.01। ये चीज़ यानी अगर ये चीज़ है कि हमारे पास दिस मच डिग्री सेल्सियस, ये दिस मच डिग्री सेल्सियस करो, डिग्री सेल्सियस है तो इतने डिग्री सेल्सियस ही ट्रिपल पॉइंट है। तो ट्रिपल पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस, उसे हम केल्विन में निकालें तो डिग्री सेल्सियस रख दोगे तो क्या केल्विन ही नहीं बन जाएगा? तो अब हम इसे देखें। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट? सो लेट अस फाइंड इट आउट नाउ। So, triple point of water it is equals to 0.01 और प्लस 273.15। ये तो फार्मूला है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने का। इसे हम आगे प्रूव करेंगे, अभी आपके में थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। लेकिन ये कितना हो गया? 273.16 केल्विन हो गया। अब इतने केल्विन है ट्रिपल पॉइंट, यहाँ पर तीनों को एग्जिस्ट करती हैं, तीनों स्टेट। और अगर मैं इसी में इतने ही नंबर्स डिवाइड कर दूँ तो क्या वो 1 केल्विन ना आ जाए? भाई जैसे 100 केल्विन का 1/100 भाग तो 1 केल्विन हो गया। बड़ी आसान सी चीज़ है बात कि नहीं? तो हम क्या लिख दें बताइए? देखो कितनी चालाकी से कर रहा है। इतना ही फ्रैक्शन ले लो इसका तो वही तो 1 केल्विन है। व्हाट इज द केल्विन? द केल्विन इज द फ्रैक्शन, the Kelvin is the fraction 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the thermodynamic टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज इट ओके? इतने का इतना ही हिस्सा ले लो तो वो 1 केल्विन हो गया। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हम आपको कल डेफिनेशन बताएंगे। इतना ही रखो आज के लिए, ओके? इसका हम भेज देंगे आपके पास। सर कल केमिस्ट्री कल केमिस्ट्री होगी।